नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। अभी हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी मेन 67th का। आज हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें हम लोग कृषि के बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक जो मुद्दा रहेगा वो है कि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं हमारे जीवन में जो है काफ़ी प्रभाव है, लेकिन इसके साथ इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं और इन चुनौतियों को दूर करने हेतु केंद्र सरकार या बिहार सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसे हम लोग आज देखने वाले हैं। इससे पहले हमारा एक टॉपिक जो है वो जैविक खेती हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे तो अभी पीटी एग्ज़ाम हमारा होना है, लेकिन आप जो है दोनों को साथ में लेके चलें। अभी पीटी के लिए केवल और केवल एक ही चीज़ आप करें, रिवाइज़ करें। बस नया कुछ भी ना करें, करंट अफेयर्स और जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज़ करें। खैर चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखते हैं आज का टॉपिक। हम लोग आज जाने वाले हैं कृषि क्षेत्र में कि इसकी क्या दशा है, कृषि क्षेत्र का क्या योगदान रहा है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। इसके अलावा इसमें जो समस्याएं हैं वो भी जानेंगे, केंद्र सरकार की समस्याएं, राज्य सरकार की समस्या। उसके बाद इसके समाधान पर भी हम लोग बात करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कहता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। बिहार राज्य में भी कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है। देश के कुल 58% लोग प्राथमिक जीविका के रूप में कृषि कार्य करते हैं। वहीं बिहार में यह 78% है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में ये। कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं बागवानी भी शामिल है। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी 19.9% है, जबकि स्टेट जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.3% है। वर्ष 2020-21 के लिए देश में कुल अनाज का उत्पादन 308.65 मिलियन टन है देश में, और इसमें बिहार की भागीदारी 179.52 लाख मीट्रिक टन है। कहता है अनाजों के अलावा बागवानी एवं पशु उत्पादों का भी उत्पादन होता है। वर्ष 2020-21 के लिए बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन है। बात करें दूध उत्पादन में, विश्व भर में भारत का स्थान पहला है और विश्व में पशुओं का 31% केवल भारत में है। दूध, मछली, चीनी के उत्पादन में सकारात्मक रूप से वृद्धि हुई है तथा समग्रता में प्राथमिक क्षेत्र विकास दर 4% है। मतलब ओवरऑल की अगर बात करें तो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर रहा है वो 4% वृद्धि हुई है, और जो कि यह 4% वृद्धि समग्र आर्थिक विकास दर का मुख्य आधार बना है। भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात जो होता है इसमें भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में कुल निर्यात 41.25 बिलियन डॉलर, 2020-21 की बात हो रही है, 41.25 बिलियन डॉलर है, जिसे वर्ष 2022 तक 60 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। कहता है इस प्रकार भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर के साथ साथ प्रमुख निर्यातक देश भी बना है। बिहार में भी अनाज उत्पादन के साथ साथ दूध, मछली, बागवानी उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस स्थिति के साथ कृषि का अर्थव्यवस्था एवं जीवन में व्यापक महत्व है। बात करेंगे इसके योगदान की। कृषि का योगदान क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर आप योगदानों को देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, पशुपालन, किसानों की आय, रोजगार आदि में जो है वृद्धि हुई है। ये प्राथमिक क्षेत्र में योगदान है। बात करें द्वितीय क्षेत्र में क्या योगदान रहे हैं, तो देखिए
इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जा रहे हैं। शराब आदि का जो है उस पर जोर दिया जा रहा है। जैव ईंधन, चीनी, कपास, चमड़ा उद्योग आदि का जो है ये विकास हो रहा है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र हमारा उद्योग से ही संबंधित है। तृतीय क्षेत्र में योगदान की अगर हम लोग बात करें तो कहता है वित्तीय संस्था जैसे बैंक, इंश्योरेंस वगैरह इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। घरेलू व्यापार, खास करके कृषि उत्पाद का, इसमें वृद्धि हुई है। निर्यात में वृद्धि हुई है। परिवहन, किसान रेल जैसे चीज़ों को अब शुरू कर दिया गया है। सेवाएं जो हैं ये दी जा रही है, और भंडारण की भी व्यवस्था इसमें तृतीय क्षेत्र में है। कहता है इस प्रकार कृषि द्वारा जीडीपी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की जा रही है। लेकिन इस योगदान के साथ साथ अनेक चुनौतियां भी हैं, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में, जहां कृषि संबंधी सभी सकारात्मक पक्ष विद्यमान हैं। बात करें बिहार में कृषि की क्षमता की तो विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर, गंगा का मैदान। इसके अलावा जल संसाधन की क्षमता है, सस्ता श्रम और भारी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा विकसित बाजार भी है। तो बिहार में कृषि की क्षमता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी हैं। कहता है कि किसानों की आय में इस प्रकार वृद्धि नहीं हुई है जैसे कि अन्य वस्तु एवं सेवा के मूल्य में वृद्धि हुई। तो बात करें, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आलू हो या कोई खाद्य पदार्थ हो, उसका जो रेट में उस तरह से वृद्धि नहीं हुआ है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो मॉडर्नाइज हो गया, जैसे लेज, चिप्स, कोका कोला है ना, पॉपकॉर्न, इनमें एक वृद्धि हुई है, लेकिन जो मूल रूप से जो ओरिजिन है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो काफ़ी कम रूप से हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो छोटे एवं सीमांत किसानों की प्रतिशतता में वृद्धि होना। देश में छोटे एवं सीमांत किसान, कम भूमि वाले किसान जो है ये ज़्यादा मात्रा में हैं। ये उतना जो है उत्पादन नहीं कर पाते कि इनसे जो है कोई माल खरीद सके। जितना ये मतलब अनाज उपजाते हैं उतना का ये उपभोग भी कर लेते हैं। कहता है लगभग 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। बिहार में यह लगभग 76% है। ऐसे किसान जीविकोपार्जन हेतु खेती करते हैं। बात करें औसत भूधारिता, लैंड होल्डिंग का निरंतर कम होना। वर्तमान में यह 1.1 प्रति हेक्टेयर घर है। बिहार में भी यह विभिन्न टुकड़ों में विभाजित है। तो जो बड़ा लैंडफॉर्म होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कई सारे डिवीज़न होते हैं, और ऐसे में जो उत्पादन होना चाहिए वो वहाँ से उसका 100% नहीं मिल पाता है। इसके अलावा देखिए फसल तीव्रता में कमी। अखिल भारतीय औसत 136% है, जबकि बिहार में यह 142 है। स्वतंत्रता के बाद बिहार में फसल तीव्रता में मात्र 25% की वृद्धि हुई है। फसल तीव्रता मतलब एक वर्ष में जो अलग अलग तरह की फसलों को लगा करके उसका प्रयोग किया जाता है, और ये सर्वाधिक पंजाब में है। अगली जो समस्या है वो है कृषि लागत का अधिक होना, और इसका मुख्य कारण है कृषि के यांत्रिकी का कम होना। दूसरा है आपदा की अधिकता। लगातार जो है आपदाओं से सामना करना पड़ता है। मजदूरी की लागत में वृद्धि। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। उसके पश्चात कहता है कि कृषि पश्चात प्रबंधन की समस्या है। आपने खेती कर ली, फिर उसका मैनेजमेंट करना दिक्कत है। कहाँ बिकेगा, कौन लेगा, बिचौलियों का प्रभाव ज़्यादा है। भंडारण की समस्या है। कहता है कि प्रबंधन में खाद्य प्रसंस्करण का अभाव है। कृषि उत्पादन
का परिवहन एवं भंडारण की समस्या, जल्दी अगर आप किसी अगर गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाते हैं तो चीज़ें आपकी खराब हो जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण की भी कमी है, परिवहन की समस्या है, भंडारण का दिक्कत है, विपणन मार्केट की समस्या है, व्यावसायिक खेती के लिए पूंजी की समस्या है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं। बात करेंगे बिहार में क्या समस्याएं हैं, तो कहता है कि कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में है, जबकि कुल कृषि क्षेत्र का केवल 3.8% बिहार में है। मतलब कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग बिहार में है और कुल भूमि का एक छोटा भाग खेती के लिए बिहार में है। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है, अर्थात कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बहुत ही ज़्यादा है। अगला रीज़न है कि छोटे खेतों की अधिकता, कई छोटे छोटे खेत जो है बटे हुए हैं और ये किसान एक मुश्त भारी मात्रा में उपजा नहीं पाते, कंपनियां इन तक नहीं पहुंचती क्योंकि इनके पास वो पोटेंशियल नहीं होता है ताकि कंपनियां इनसे माल ले सकें और इन्हें जो है फ़ायदा पहुंच सके। इसके अलावा वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता, बाढ़ का टेंशन, बाढ़ का खतरा, समस्या, कभी वर्षा नहीं हुई कभी हुई तो सारा फसल बर्बाद। अनाजों की जो खरीद की प्रक्रिया है वह असंगठित है, बिहार में तो बिल्कुल है असंगठित है। बिचौलियों का प्रभाव ज़्यादा है, वो ही सर्वे सर्वा हैं। जो अधिकारी इसके लिए तय किए जाते हैं शायद ही किसान उनसे मिल पाते हैं या उन्हें देख पाते हैं। सारा सिस्टम जो है बिचौलियों के द्वारा ही ये तय किया जाता है। अच्छा, बिचौलिए से तय कर रहे हैं तो किसानों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वह उन तक पहुंच नहीं रहा है। यहाँ तक कि उन्हें घाटे में ही अपना जो है सौदा बेचना पड़ रहा है और यह पैसा सरकार तक भी पूर्ण रूप में नहीं पहुँच रहा है। बिचौलिए जो है इसमें मालामाल हो रहे हैं। कहता है कि शुद्ध कृषि क्षेत्र केवल 62% मतलब 62% तक ही जो है सीमित है। बात करेंगे समाधान की, तो कृषि के उत्पादकता एवं वृद्धि के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। पहले बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया कदम, तो कहता है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत AIDF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत FPO, VPO, SHG, एग्री स्टार्टअप इत्यादि को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि साख की राशि में भी वृद्धि की गई है। नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में ई गोपाला ऐप को भी विकसित किया गया है। PM किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता दिया जा रहा है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों के खातों में 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपया भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही कृषि यांत्रिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन पर बहुत ही सब्सिडी दिया जा रहा है ताकि लोग उससे प्रेरित हों और जो कृषि में इस्तेमाल होने वाले यंत्र होते हैं उसका वे प्रयोग करें और खेती करने में उन्हें सुलभ महसूस हो। इसके अलावा सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में M-किसान ऐप, ई-नाम, मौसम ऐप, ई-पशु हाट जैसे कई सारे ऐप को डेवलप किया गया है। इसके अलावा कॉल सेंटर, किसानों के लिए अलग TV चैनल और फिर रेडियो आदि के माध्यम से उनकी जानकारी को बढ़ाया जा रहा है, उनकी समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। कहता है कि कृषि से संबंधित ढांचे में सुधार का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे ई सारथी ऐप को लॉन्च किया गया, किसान रेल चलाए गए,
कृषि से संबंधित स्टार्टअप इको प्रणाली का विकास किया गया है, जैसे RKVY रफ्तार के नाम से इनक्यूबेटर्स का विकास किया गया है। नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दिया गया है, जिससे क्या कि यूरिया के दुरुपयोग में कमी होगी। साथ ही यूरिया का जब प्रयोग हम लोग कम करेंगे तो मृदा के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। वहीं पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जैविक खेती शामिल है। इन उपायों के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं को चलाया जा रहा है, जो कि बिहार एवं अन्य राज्यों में भी लागू है, जैसे राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड RKVY, NFSM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, कुसुम योजना, ऑपरेशन ग्रीन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ताकि कृषि क्षेत्र को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इन योजनाओं के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ नाबार्ड, FCI, अपेडा, नफेड, ICAR तथा अन्य निजी संस्था एवं कंपनियां कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्यरत है। ये प्रमुख जो चुनौतियां हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको दूर करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। बात करें बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तो देखिए, कहता है कि बिहार में कृषि के विकास हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ जैसे कृषि विकास रोड मैप 3 का क्रियान्वयन जारी है, जिसका कि कार्यकाल की बात करें 17 से 22 है, और इसका कुल निवेश 1.54 लाख करोड़ है। राज्य में कृषि के यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां दी जा रही है। कहता है कि टपक एवं फव्वारा सिंचाई के लिए 90% तक सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य कृषि उपकरणों पर 40 से 50% तक सब्सिडी दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। वहीं राज्य में अब तक कुल 106 कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया जा चुका है। जीविका समूह के दीदियों को शामिल करते हुए पंचायत स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। राज्य में कृषि हेतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे इंद्रव्रज ऐप का विकास किया गया है, जो कि तड़ित झंझावात से होने वाली नुकसान को रोकने में सहायक है। वहीं कई सारी कृषि यांत्रिकी के विकास हेतु कई संस्थाएं बिहार में कार्यरत है, जैसे कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ICAR पटना तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्था जो बिहार में कृषि कार्य को सुलभ बनाने हेतु कार्यरत है। कहता राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा देने हेतु राज्य जैविक मिशन शुरू किया गया। इस क्रम में 12 जिलों में जैविक कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। कहता है फसल अवशेष प्रबंधन हेतु राज्य सरकार सक्रिय है और कई सारे इसके तहत कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो इसे डिसोबे करते हैं उन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसमें फसलों को जलाने से रोकना है और अवशेषों का खाद्य निर्माण कैसे हो इसका प्रशिक्षण देना है। वहीं कहता है कि राज्य में जल संचय को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन, खेतों में तालाबों का निर्माण, भूमिगत जल का संरक्षण इत्यादि। इन सभी के माध्यम से इन सभी क्रियाकलापों के द्वारा जल का संरक्षण किया जा रहा है। किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण तथा कृषि संस्थाओं का परिभ्रमण भी कराया जा रहा है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है
उन्हें मृदा की समस्याएं क्या हैं, वो किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, इससे अवगत कराया जा रहा है ताकि किसान आगे कुछ खेती करने से पहले सभी चीज़ों को अच्छे से समझें और फिर खेती करें। और बिहार ने इसमें कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। इसके अलावा 712 कृषक पाठशाला, 36 किसान वैज्ञानिक वार्तालाप, कई सारी गोष्ठियां आदि का भी समय समय पर आयोजन किया जा रहा है। कहता है कि भू दस्तावेजों का डिजिटल आंकड़ा भी तैयार किया गया है, जिससे अतिरिक्त भूमि के साथ साथ ऐसी भूमि जिस पे की विवाद है, उन विवादों का भी समाधान किया जा रहा है। कहता है सरकार द्वारा पशुपालन तथा बागवानी के विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ई गोपाला ऐप जैसी योजनाओं को शुरू किया गया है। बागवानी के विकास हेतु मुख्यमंत्री बागवानी मिशन शुरू किया गया है। राज्य में पैक्स के माध्यम से एमएसपी पर अनाजों की खरीद को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही बाजार समितियों का भी आधुनिकीकरण बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य में मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन क्लस्टर आदि विकसित किए गए हैं। तो इतने सारे जो हैं सरकार ने कृषि में जो मौजूद चुनौतियां हैं उन्हें दूर करने हेतु प्रयास किए हैं। तो इस प्रकार कृषि के महत्व को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कृषि में उत्पादकता, उत्पादन को बढ़ाकर किसानों के जीवन में समृद्धि लाया जा सके। तो ये था हमारा आज का आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन वीडियो काम का है। अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।